नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? बहुत स्थिति ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गांव भी बचा होगा जो कि अभी कोरोना के संक्रमण से गुजर ना रहा हो। मतलब स्थिति इतनी ख़राब है, 2 दिन से ये मैप बना करके और बैठा हुआ हूँ, सोच रहा हूँ कि अब बनाऊँ तब बनाऊँ वीडियो, और बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि दिमाग कंसंट्रेट ही नहीं हो रहा है। मतलब मन ही नहीं कर रहा है बनाने का। आप लोगों से कह भी नहीं रहा हूँ कि हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पिछली बार कहता था, पिछले वेब में कहता था, क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन इस बार मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जब मेरा खुद का वीडियो बनाने का इच्छा नहीं हो रहा है, नोट्स बनाने का इच्छा नहीं हो रहा है, तो आप लोगों की भी तो वही दशा होगी ना। नहीं करता है मन पढ़ने का। लेकिन 24 घंटे का समय है, सब कुछ बंद है, कहीं आ जा सकते नहीं हैं, तो करना क्या है, थोड़ा देर तो पढ़ना ही है। तो 1-2 घंटा पढ़ लिया कीजिए। और यदि कभी भी इच्छा हो, यदि पढ़ने की इच्छा हो तो आप वीडियो देख सकते हैं, तो कोई दबाव नहीं है। इच्छा हो तो देखिए, नहीं तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम जिसमें आपको थोड़ा मन लगता हो, जिससे आप ये जो निगेटिव वाइब्स आ रही है, निगेटिव खबरें जो आ रही हैं, उनसे थोड़ा सा दूरी बना सको तो अच्छा होगा। वैसे तो किसी न किसी माध्यम से आप सोशल मीडिया पर जाओ या फिर परिवार में रहो, चर्चा सुनो, आसपास में लोगों से मिलो, सब लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं, तो निगेटिव वाइब्स से बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ देर कोशिश करो कि इन सब समाचारों से दूर होकर के और पढ़ाई में मन लगाओ। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग ठीक हो चुके हैं उनको कहिए प्लाज्मा डोनेशन करने के लिए। जो लोग ठीक हो चुके हैं उनको कहिए, यदि उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं तो उनको वापस लौटा दे। वैसे गाँवों में तो कहाँ मिलता है ऑक्सीजन सिलेंडर, लेकिन अगर कोई रिश्तेदार है, जैसे आज मैंने अपने एक रिश्तेदार से बात की, उनको कोरोना था, उनका कोरोना ठीक हो गया, तो मैं उनको कन्विंस किया हूँ कि हाँ प्लाज्मा डोनेशन जा कर के कीजिए। मात्र एक वीडियो मैंने डाला था कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, कुमार विश्वास जी ने प्लाज्मा डोनेशन के लिए लोगों को कहा था, और वो वीडियो मैंने जानबूझ करके डाल दिया अपने चैनल पर कि वो प्रसारित हो जाए, कुछ लोगों तक पहुंच जाए। उसके कमेंट में जा कर के देखिए, 4-5 लोगों ने उस कमेंट में भी बोला है कि प्लाज्मा की ज़रूरत है, इस ब्लड ग्रुप का, उस ब्लड ग्रुप का। तो मतलब कहीं से भी लोगों को मदद की उम्मीद दिख रही है तो लोग ज़रूर मैसेज कर रहे हैं। मेरे पास भी बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं कि कुछ मदद हो तो कर दीजिए, क्योंकि ग्रुप के ही माध्यम से बहुत सारे लोगों से संपर्क हुआ है 3-4 सालों में, और बहुत सारे लोग जानते हैं, तो मेरे पास भी मैसेज आते हैं। वैसे मैं डालता नहीं हूँ सोशल मीडिया पर कि पैनिक ज़्यादा फैलाना ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश करता रहता हूँ मदद करने की। तो अब उनकी मदद करूं या फिर वीडियो बनाऊं, इसी बीच में उलझ के रह जाता हूं। और थोड़ा सा अपना भी होता है कि यार देश में क्या चल रहा है वो जानकारी लेने की मेरी इच्छा रहती है। तो यार मतलब सब कुछ एकदम बोल रहा हूँ, मतलब कुछ कहने को मिल नहीं रहा है यार, कुछ कहने को मिल नहीं रहा है। सब लोग हाथ खड़ा कर चुके हैं, सरकारें भी फेल हो चुकी हैं। सरकार चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, सब किसी भी दल की हो, किसी भी पार्टी की हो, सब खत्म हो चुका है। सब लोग कोशिश पूरा कर रहे हैं, नो डाउट। मैं किसी के बारे में नहीं कहूँगा कि कोई कोशिश नहीं कर रहा है, कोई बैठा हुआ है। सब लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश बहुत देर से शुरू हुई है। अगर पहले शुरू हो जाती तो सही में कुछ ना कुछ, मतलब इतना ज़्यादा भयानक तो नहीं होता। वैसे बाकी देशों में भी ऐसा हुआ है, केवल अपने यहाँ नहीं है। लेकिन ये सब मन को बहलाने के लिए है कि हाँ भाई अमेरिका में भी बहुत सारे लोग मरे हैं, ब्रिटेन में भी बहुत सारे लोग मरे हैं, ब्राज़ील में भी बहुत सारे लोग मरे हैं, हमसे ज़्यादा लोग मरे। लेकिन ये सब मन को बहलाने के लिए है, क्योंकि एक भी मृत्यु जो होती है ना, वो बहुत ही खतरनाक होती है। और मैं आप लोगों से ये बातें इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 15 दिनों तक जिन लोगों को, मैं अपने पड़ोसियों की बात बता रहा हूँ, 15 दिनों पहले तक जिनको मैं कहता था कि भैया मास्क लगा के चलो, चाचा मास्क लगा के चलो, तो वो लोग कहा करते थे कहाँ है कोरोना, यहाँ कहाँ गांव में कोरोना आएगा। और आज मैं लिटरली बता रहा हूँ, आज उन्हीं लोगों को कोरोना है, उन्हीं लोगों को कोरोना है, और वो किसी को बता भी नहीं रहे कि कोरोना है। ना अपना जांच करा रहे, ना, और
किसी को बता भी नहीं रहे कि हाँ मेरे को कोरोना है, कोई मेरे संपर्क में आया हो तो यार सावधान रहे या फिर जांच करा ले, ऐसा भी नहीं हो रहा है। लोग बता भी नहीं रहे, इसको एड्स से भी बुरा बीमारी बना दिए है। तो ये बहुत गलत बात है, ये सबसे बड़ी गलती है हम लोगों की। ऊपर से देख रहा हूँ 10% लोग, मैं खुलेआम कह सकता हूँ कि 10 to 15% लोग आज भी मेरे तरफ, मेरा गांव दिग्घी है, हाजीपुर वैशाली बिहार, यहाँ 10 से 15% लोग जो है अभी भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। लॉकडाउन कल नीतीश कुमार जी ने लागू कर दिया, लेकिन लॉकडाउन का पालन हो नहीं रहा है ढंग से हो नहीं रहा है, और होर्डिंग भी हो रही है नो डाउट। पीडीएस सिस्टम से भी लोग, मतलब जिनका नाम नहीं है वो भी खुलेआम अनाज वगैरह लेके जा रहे हैं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर। और यहाँ के डीएम जो है ना, वो उनको तो मैं अलग से ही प्रणाम करता हूँ, क्या कुप्रबंधन वो चलाती हैं मुझे समझ में नहीं आता। तो स्थिति बहुत ही भयानक है, और भ्रष्टाचार जो है ना, वो मुझे लगता है कि इतना बढ़ गया है। कोरोना के काल में मोदी जी ने कहा था आपदा में अवसर तलाशिए, तो सब लोग सही में पैसा बनाने का अवसर तलाश रहे। जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलना चाहिए 5,000 10,000 में, उसका दाम 20,000 था कुछ दिन पहले, और अगले ही दिन 1 लाख रुपया हो जाता है। मेरे भैया पता करने गए थे, तो 1 लाख रुपया हो गया उसका दाम, एक दिन में 5 गुना हो गया। ये स्थिति चल रही है। एक भैया है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनसे मेरी बात होती है, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, लेकिन मैं सुनाऊंगा नहीं। उनका कहना है कि 20 से 30,000 रुपया, ये कोई सिटी नहीं है, ये टियर 4 का सिटी कह सकते हैं आप इसको। टियर 1 2 3 4 होता है ना, टियर 4 का सिटी मतलब गांव से जस्ट ऊपर। और इस जगह पर जो है, यहाँ पर 30,000 रुपये एक बेड के लिया जा रहा है, एक दिन के, वो भी अगर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो। ऑक्सीजन की जरूरत है तो आपको 1 लाख रुपया टोटल रेमडेसिविर और बाकी दवाओं के मिला दीजिए, 1 लाख रुपया आपको लगेगा प्रतिदिन का। कहाँ से गरीब आदमी देगा, कहाँ से गरीब आदमी देगा। सदर अस्पताल का स्थिति कल ही, आज ही न्यूज में देखा मैंने, सदर अस्पताल जो हाजीपुर का है वहाँ पर आपका आया कोरोना मरीज जो है एक मर गया, तो पूरा सदर अस्पताल तोड़ दिया गया। तो ये स्थिति चल रही है। आरा का रिपोर्ट देखा ही होगा आप लोगों ने भी आज तक पर, कि बेचारा पत्रकार वो फ़ोन करता रह गया, डॉक्टर आया नहीं और मरीज मर गया। सॉरी, नहीं मुझे कोरोना नहीं है, थोड़ा ये मास्क के कारण सफोकेशन हो रहा है। लेकिन मास्क मैंने कमरे में भी इसलिए लगाया हुआ है ताकि आप लोगों तक संदेश पहुंचे कि भैया अपने घर में भी हो तो मास्क लगा के रखो। ये डबल मास्क की जरूरत घर में नहीं है, लेकिन अगर किसी भी ज़रूरी काम से बाहर निकलना पड़ जाए तो ज़रूर से ज़रूर डबल मास्क लगाइए, और घर में भी सिंगल मास्क तो लगा करके ही रहिए, क्योंकि आजकल जो है एयरबॉर्न वायरस भी है ये। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा नहीं करते हैं, पढ़ना भी ज़रूरी है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, थोड़ा बोलना ज़रूरी था आप लोगों से, तो इसलिए मैंने बोला। आइए देखते हैं, आज हम लोग भारत का परिचय प्राप्त करेंगे। तो भारत के बारे में आप लोगों को मैंने हिस्ट्री में भी बहुत कुछ बताया, शुरुआत में, इतिहास के शुरुआत में भारत के जो पुराने नाम वगैरह हैं वो सब मैंने बताए थे आपको, कि ईरानियों ने क्या नाम रखे थे, अरब के लोगों ने क्या नाम रखे थे, चाइना के लोगों ने क्या नाम रखे थे, और भारत का पुराना नाम किस किस स्वरूप में पड़ा है, वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार भारत को क्या क्या कहा गया है, सब कुछ मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। और ये सब चीज़ें जो बता रहा हूं वो भी आपको लुसेंट में और बाकी किताबों में मिल जाएगी। लेकिन बात यह होती है कि किसी भी चैप्टर की आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको शुरू से पढ़ाना ज़्यादा अच्छा होता है, और इस चैप्टर से ही, मतलब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसी से आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और इससे जो है आपका 30 से 35 क्वेश्चन केवल आप एक इस वीडियो में अपना हल कर सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारत का क्षेत्रफल क्या है। भारत का क्षेत्रफल जो है वह आप देख सकते हैं 32,87,263 किलोमीटर है। ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर, और यह विश्व की जनसंख्या का 2.43% है। यह बहुत ही जरूरी है। आप वो आंकड़ा याद रखिए या ना रखिए, केवल बीपीएससी जैसा जो ढीठ
आयोग होता है वही ये सब पूछता है, लेकिन ये पूछा जा सकता है 2.43%। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो स्थलीय सीमा जो है भारत की वो 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। ठीक है, स्थलीय सीमा कहने का मतलब जो आप वैसी सीमा जहां पर स्थल है, जल नहीं है। जल जैसा आप लोग जानते हैं, अगर इस मैप में हम लोग देखें तो जल जो है आपका हिंद महासागर है नीचे अपने भारत के दक्षिण में, और उसी की दो शाखाएं हैं। चूंकि ये भारत का निचला भाग जो होता है ये तिकोना हो जाता है, इसलिए दो भागों में यह हिंद महासागर को बांट देता है। हिंद महासागर की दो शाखाएं बनती है, एक आपका पश्चिम साइड में ये आपका अरब सागर इधर बनता है, और इस साइड जो है आपका बंगाल की खाड़ी बनता है ना, इस साइड में। तो ये जो जल से जलीय सीमा है, मतलब तटीय सीमा है, ये जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगी हुई तटीय सीमा है, इसको छोड़ दे तो स्थलीय सीमा जो है भारत की, जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, और वहीं पर तटीय सीमा जो जल से संलग्न है, बंगाल की खाड़ी या फिर आपका इधर अरब सागर से संलग्न है, उसकी लंबाई जो है वो है 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, 7,516.5 किलोमीटर। ठीक है, और इन दोनों को मिला दे तो टोटल जो आपकी सीमा बनती है वह 22,716.5 बनती है। ठीक है, और सबसे लंबी जो तटीय सीमा है वो किसकी है? गुजरात की। ये आप देख रहे हैं ये जो क्षेत्र है ये गुजरात का क्षेत्र है, और चूंकि ये बहुत ही आपका देख रहे हैं तिरछा 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 है, मतलब सीधा नहीं है, तिरछा तिरछा है, तो इसलिए गुजरात की जो तटीय सीमा की लंबाई है वह सबसे बड़ी है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं और देख लेते हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कैसा है। तो जब आप ग्लोब देखेंगे तो आप देखते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती हैं, हॉरिजॉन्टल रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो वर्टिकल रेखाएं होती हैं उनको हम लोग कहते हैं देशांतर रेखाएं। ये सब आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर की यदि बात करें तो भारत जो है वह आपका यदि ग्लोब पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत जो है वह पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, पूर्वी देशांतर में है, और अक्षांश की यदि बात करें तो आपका इसमें आप देखेंगे कि उत्तर पूर्व में है। ठीक है, उत्तर पूर्व में। ठीक, क्योंकि विषुवत रेखा जो है यहां पर आप देख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट जो है वह भारत के दक्षिण, सबसे दक्षिण में जो बिंदु है वो है आपका भारत का इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार में वह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि 6 डिग्री और 45 मिनट पर है। और आप जानते हैं 0 डिग्री जो होता है वो विषुवत रेखा होती है ना, तो विषुवत रेखा के जो है वह भारत के नीचे हो जाएगी। ठीक है, भारत के नीचे हो जाएगी विषुवत रेखा, इसलिए भारत क्या है? उत्तर में है। ठीक है, मतलब अक्षांश की बात करें तो उत्तर में है। और अगर आप विश्व का नक्शा देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भारत जो है वह पूर्वी भाग में है। ठीक है, पूर्वी भाग में, इसलिए उत्तर पूर्वी अक्षांश में भारत है। ठीक है, अब अक्षांश में जो है भारत का विस्तार क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर पूर्वी अक्षांश में भारत स्थित है। ठीक है, और अगर देशांतर की बात करें तो आपका इधर पूर्व में चलते हैं तो 97 डिग्री 25 मिनट, और आप यदि पश्चिम में आते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, और आपका इधर आते हैं तो 97 डिग्री 25 मिनट। यह जो है आपका देशांतरीय विस्तार है। भारत जो है वो पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम लोगों ने देख लिया। आप देख सकते हैं जो ईस्ट से वेस्ट तक जो लंबाई है भारत की, भारत आप देख सकते हैं ये हमारा जो भारत का आकृति है यह कैसा है? चतुष्कोणीय है। ठीक है, चतुष्कोणीय आकृति है, मतलब क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, शेप जो इसका कह सकते हैं आप। और इसमें जो ईस्ट से वेस्ट, जो ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट, इसकी जो लंबाई है यह जो है आपका टोटल 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर,
2933 किलोमीटर। और यदि हम नॉर्थ से साउथ, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आए, तब जो इसकी लंबाई है वह 3214 किलोमीटर यानी कि 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सब याद रखने की जरूरत है। आप भी अपने घर में भारत का मैप बना लीजिए एक कॉपी पर, और ये सब उस पर लिख करके याद कीजिएगा ना, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने मैप बनाया। अब जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या जो है वह भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है और दूसरे स्थान पर विश्व में आता है। क्षेत्रफल की बात करें तो ये 7वें स्थान पर क्षेत्रफल में आता है भारत अपना। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आपका ये देशांतर रेखा जो है, आपका मानक रेखा जिसको कहा जाता है, 82.5 डिग्री पर है। भारत की जो आप जानते हैं कि 0 डिग्री जो मानक रेखा है, मानक समय रेखा है, वह ग्रीनविच लंदन से होकर के गुजरती है और वहां से 82 डिग्री 30 मिनट यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट्स पर जो है भारत की मानक समय रेखा है, जो कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान से होकर के गुजरती है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं यह नैनी से होकर के गुजरती है और भारत की का जो समय है वह ग्रीनविच लंदन के समय से 5.5 मिनट आगे है। जैसा हम जानते हैं कि प्रत्येक देशांतर का अगर हम 1 डिग्री देखें तो 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट का समय। ठीक है, तो उससे अगर आप देख लें तो 82.5 डिग्री में आपका आ जाता है 5.5 घंटा आगे का समय आ जाता है। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं। ठीक, और ये जो मानक समय रेखा है वह किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। मैप पर देखने से आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। तो नैनी से होकर के गुजरती है तो सबसे पहले सबसे उत्तर में कौन है, यूपी है। उसके बाद उसके नीचे एमपी है, मतलब मध्य प्रदेश। उसके नीचे छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 5 राज्यों से होकर के यह रेखा गुजरती है। अब उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर आपसे पूछा जा सकता है, तो एकदम क्रम में याद रखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कर्क रेखा के बारे में भी पूछा जाता है। 23.5 डिग्री रेखा जो होती है वह कर्क रेखा कहलाती है, जो विषुवत रेखा के उत्तर में। ठीक है, विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री का जो रेखा होता है वह कर्क रेखा कहलाता है। और कर्क रेखा जो है वह भारत को 2 भागों में बांटता है, लगभग बीचों बीच गुजरती है और यह जो है 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, अब ये 8 राज्य भी जो है आपका पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व के रूप में पूछे जाते हैं कि जिन 8 राज्यों से गुजरती है उनको पूर्व से पश्चिम की ओर सजाइए। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि सबसे पूर्व में कौन है, जिन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है उनमें सबसे पूर्व में कौन है, सबसे पश्चिम में कौन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देखिए ये जो लाल रेखा जा रही है यही आपकी कर्क रेखा मान लेते हैं अब। तो सबसे आप देखें पश्चिम में गुजरात है, उसके बाद आपका राजस्थान है, ठीक, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ठीक है, तो इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो यह जो है इन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इसके लिए एक आपका सूत्र भी है जो कि अधिकतर शिक्षक देते हैं, वो है आपका मित्र पर गमछा झार। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो इससे आप यदि मित्र पर गमछा झार यदि आपको याद रहता है तो उससे भी आप याद कर सकते हैं। वैसे इस तरह से मैप पर याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये मी से मिजोरम हो गया, त्र से त्रिपुरा हो गया, प से पश्चिम बंगाल हो गया, र से राजस्थान हो गया, ग से गुजरात हो गया, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ठीक है, तो ये मित्र पर गमछा झार आपका एक ट्रिक टाइप का हो गया। ठीक है, वैसे मैं ट्रिक्स में यकीन नहीं रखता हूँ। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर आते हैं, देखते हैं हम लोग कि हमारा जो देश है उसके पश्चिम में आपका पाकिस्तान, जो कि भारत से बंटवारा हुआ 1947 में, तो उसके आधार पर बना।
उसके बाद इसके भी उत्तर पश्चिम में चले जाते हैं तो अफगानिस्तान आता है, ठीक है। उसके बाद इधर आते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे दूर तो चीन है हमारे, ठीक है। वैसे यह भी दावा करता है अक्साई चीन पर, तो इसकी भी एक तरह से कह सकते हैं अक्साई चीन को यदि मान लेते हैं, वैसे मानना नहीं चाहिए, तो और तिब्बत भी है तो चीन उस पर भी दावा अपना करता है, तो कह सकते हैं पड़ोसी राज्य है, लेकिन उसकी सीमा हमसे नहीं लगती है। आगे नेपाल है जिसकी सीमा हमारे भारत से लगती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं भूटान है, फिर बांग्लादेश जो कि भारत से ही अलग हुआ, भारत से पाकिस्तान बना और पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश बना, तो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ बांग्लादेश है। फिर इधर देखते हैं म्यांमार है, ठीक है। तो ये सब जो देश हम लोग देखते हैं, इन देशों से हमारी सीमा लगी हुई है, सबसे स्थलीय सीमा ही लगी हुई है, ठीक है। तो इनसे हमारी जो सीमा लगी हुई है उसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबी सीमा जो है वो किसके साथ है, और किस देश की सीमा हमारे देश में किन राज्यों से टच करती है, ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। तो उसका लिस्ट भी आपको विभिन्न किताबों में मिल ही जाता है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है, आप देख लीजिए। यदि आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके साथ साथ अपने सामने अगर एक मैप खोल ले भारत का, किताब से खोल ले या फिर बहुत सारी डायरी में भी रहता है, डायरी में भी आपका भारत का मैप रहता है, तो कहीं से भी एक मैप लेकर के यदि आप खोल ले तो आपको अच्छे से ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो बांग्लादेश की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर आपका ये पश्चिम बंगाल है यहाँ पर, और इसी से सटा हुआ ये बांग्लादेश है, ठीक है। तो इसकी सीमा किन किन राज्यों को टच करती है उसमें देखें तो पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये मेघालय हो गया, फिर आपका मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, और ये आपका असम हो गया, ठीक है। तो वेस्ट पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ठीक है, इनसे जो है बांग्लादेश की सीमा टच करती है, और इसी की सीमा सबसे लंबी है भारत के साथ टच करने वाली 4096.7 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं तो दूसरी सबसे लंबी सीमा जो है वो चीन की है, ठीक है। चीन की सीमा हमसे टच करती है वो है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर चीन की सीमा जो है वो हमसे टच करती है, जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश, सॉरी ये आपका अरुणाचल प्रदेश, तो इन राज्यों से टच करती है चीन की सीमा। पाकिस्तान को यदि देखें तो इसकी सीमा जो है वह 3323 किलोमीटर है, 3323 किलोमीटर, और यह टच करती है गुजरात, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर देख सकते हैं ये गुजरात को टच करती है, इसके जस्ट ऊपर राजस्थान को टच करती है, फिर यहाँ पर पंजाब को टच करती है, और जम्मू कश्मीर को तो टच करती ही करती है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेपाल देखते हैं, तो नेपाल में भी आप देख सकते हैं 1751 किलोमीटर की टोटल हमारी सीमा है नेपाल के साथ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेपाल की सीमा किस किस से टच करती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका उत्तराखंड है, इससे टच कर जाएगी, फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, इससे टच कर जाएगी, फिर यहाँ पर बिहार है, उससे टच करेगी, ठीक है। उसके बाद आपका इधर देखें तो आपका पश्चिम बंगाल से टच करेगी और सिक्किम से टच करेगी। यहाँ पर पश्चिम बंगाल से ये पश्चिम बंगाल का एरिया हो गया, और यहाँ पर सिक्किम का एरिया हो गया, तो इससे टच करेगी नेपाल की सीमा, ठीक है। उसके बाद आते हैं और देखते हैं म्यांमार। म्यांमार जो है वो आपका इस साइड में है, तो इस साइड का जो पूर्वोत्तर राज्य है उससे उसकी सीमा टच करेगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर में, यहाँ पर जो है ये एरिया जो है वो अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो गया। फिर आप देखते हैं नागालैंड, उसके जस्ट नीचे आ जाइए तो नागालैंड है, फिर आपका मिजोरम है, उसके जस्ट नीचे मिजोरम है, और उसके बाद यहाँ पर मणिपुर है। मिजोरम ये रहा और यहीं पर मणिपुर है। तो आपका म्यांमार का सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और आपका नागालैंड, ठीक है, इससे टच करती है। उसके बाद आते हैं भूटान। भूटान की जो सीमा है वह 699 किलोमीटर, और म्यांमार का जो लंबाई है, सीमा का लंबाई वो 1643 किलोमीटर, मतलब कि 1643 किलोमीटर, ठीक है। भूटान का बात करें तो 699 किलोमीटर सीमा जो है भूटान की हमसे टच करती है। भूटान आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा भूटान आपका, ठीक है,
ये एरिया जो है वो टच करता है। तो यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल आ जाता है, सिक्किम आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है और असम की सीमा आ जाती है, यह टच करती है आपकी भूटान से। उसके बाद अफगानिस्तान की बात करते हैं तो 106 किलोमीटर सीमा जो है वो भारत की टच करती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अंग है, लेकिन पाकिस्तान जो है उसका एक क्षेत्र जो है ऑक्युपाई किए हुए है, जिसको हम लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड क्षेत्र कहते हैं। ये वाला क्षेत्र जो हो गया वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड क्षेत्र है, पीओके उसको कहा जाता है, और उसकी सीमा टच करती है अफगानिस्तान से, इसलिए भारत की सीमा ही हुई, क्योंकि वो पीओके भी जो है वो हमारे भारत का ही अंग है, इसलिए अफगानिस्तान की सीमा भी जो है वो हमसे टच करती है, लेकिन वो सबसे छोटी सीमा है 106 किलोमीटर। तो यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे वो कौन देश है जिसकी सीमा सबसे कम लंबाई तक भारत को टच करती है, भारत की सीमा को टच करती है, तो वो है अफगानिस्तान। और सबसे लंबी सीमा जो टच करती है भारत को तो वो है बांग्लादेश की। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट जो है वो इसमें हमको बताना है कि आपका जो तटीय रेखा है, ये जो आप तटीय देखते हैं रेखा, ये दोनों तरफ जो है पूरब और पश्चिम में जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ है, इसमें कुछ सीमा जल के अंदर बनाई गई है। ठीक है, जिसके बारे में बराबर पूछा जाता है। तो इसमें प्रादेशिक जल सीमा जो है वह 12 किलोमीटर की दूरी तक है। ठीक है, ये आपका तटीय रेखा है, तो इससे 12 किलोमीटर दूर तक जो है आपका प्रादेशिक जल सीमा कहलाती है। ठीक है, इसके बाद संलग्न क्षेत्र होता है। ठीक है, संलग्न क्षेत्र जो होता है वह 24 किलोमीटर की दूरी तक होता है, और एक उसके बाद सबसे दूर जो होता है वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। ठीक है, और वह जो है वो 200 किलोमीटर तक होता है। ठीक, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे पूछा जाता है। और ये तीनों क्या होता है इसके बारे में हम लोग जल मंडल जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा डिटेल में। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि कौन कितने किलोमीटर दूर तक होता है, यह पूछा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं भूल गया, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और यह जो है 6 डिग्री 45 मिनट 6 डिग्री 45 मिनट पर है आपका उत्तर पूर्वी अक्षांश में। ठीक है, और इसी को पहले जो है पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, बाद में इसका नाम जो है वो इंदिरा पॉइंट पड़ गया। और यह जो है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सारे पॉइंट पूछे जाते हैं, और कहाँ है तो ग्रेट निकोबार में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अंडमान है, ये निकोबार है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में है, इसी के ग्रेट निकोबार में यह पॉइंट स्थित है। ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट पर, यह भी याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं और थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। अरब सागर में जो है आपका यहाँ पर लक्षद्वीप है। ठीक है, और इसी में आपका मिनिकॉय भी है। ठीक है, जो सारा आपका द्वीप ही है। तो यहाँ पर पूछा जाता है विभिन्न चैनल्स के बारे में। ठीक है, विभिन्न चैनल्स जो होते हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जल मंडल जब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको याद रखना है कि 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। 8 डिग्री चैनल जो है वह मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 10 डिग्री चैनल जो है वह लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। ये आपका इधर लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। और ग्रेट चैनल जो है वह इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में है। ये इंदिरा पॉइंट हो गया यहाँ पर, और उसी के नीचे इंडोनेशिया हो गया, तो उसके बीच में है। तो ये सारे चैनल्स भी आप याद रखिएगा। इस चैप्टर जो मैंने बताया केवल इतना दूर से एक एक पॉइंट जो है वहां से क्वेश्चन बना हुआ है, पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी जरूर पूछा जाएगा। चाहे वो कोई एग्जाम का लेवल एसएससी का हो, सीजीएल का एकदम छोटा लेवल हो, या फिर बीपीएससी तक का लेवल हो, आपका पीसीएस लेवल तक का हो, उन सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का स्टैंडर्ड अलग होता है, तरीका अलग होता है। पीसीएस लेवल का जो होता है उसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैप बेस्ड भी इसीलिए मैंने मैप पर आपको बताया है ताकि आपको याद रहे। और यदि आप किताब में भी मैप खोल लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, अब सफोकेशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो को। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा।
ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपने पड़ोस का भी ध्यान रखिए, परिवार का भी ध्यान रखिए। ज़्यादा घूमिए फिरिए मत, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइज़र वगैरह का इस्तेमाल करते रहिए। और अब तक तो आदत हो गई होगी सारे सुरक्षा नियमों का पालन करने की। लोगों की मदद करते रहिए, और यदि वीडियो पसंद आता है, इच्छा हो तो शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक भी पहुँच सके। जिनको भी ज़रूरत हो इस समय पढ़ाई करने की, उन सब तक ये वीडियो पहुँच सके। मेरी मदद कर दीजिएगा और उन लोगों की भी मदद इससे हो जाएगी, ठीक है। और वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में बताते रहिएगा अपने विचार, अपने हाल चाल वगैरह बताते रहिएगा। चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।